वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, हमें सेगमेंट निकालना है। ओके, और यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है, एंगल है 120 डिग्री। तो जब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हमने बना दिया एक सेक्टर। इस सेक्टर पे जो अपना सेंटर है ओ ले लिया, इसको ए नाम दिया हमने, ये पी और ये बी। ठीक है, तो ये रहा अपना कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, तो रेडियस कितना रखा है हमें, रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और यह एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। तो ये है 12 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 120 डिग्री। और पूछा क्या है, हमें सेगमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो तो ये अपना सर्कल, हमें निकालना है सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा अपना ए पी बी है ना, इस सेक्टर पे कौन सा सेगमेंट बन रहा है, ए पी बी। तो ए पी बी कैसे निकालेंगे, ए पी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर जो ओ ए पी बी है इस सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सेक्टर निकाल लेते हैं कि सेक्टर का एरिया कितना है, फिर हम ट्राइंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। और जब हम एरिया निकालेंगे सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, तो हम क्या कर रहे हैं, ओ ए पी बी का एरिया निकाल रहे हैं, ये क्या अपना सेक्टर है, फिर माइनस करेंगे ट्राइंगल, तब जाके हमारा सेगमेंट आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं पाई गिवन है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। तो अपना थीटा कितना है 120 डिग्री, एंगल 120 हो गया। और पाई कितना रखा है हमें 3.14। रेडियस कितना है, रेडियस अपना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट हटाओगे 100 लग जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 तिया 36, और जब 3 से काटोगे तो 3 चौक 12। ओके, और अब मत काटो, क्योंकि देखो जब 2 जीरो वाली संख्या हो, जैसे 10, 100, 1000, इन सबको तभी काटना चाहिए जब वो पूरा कट जाए, ये तो बाद में हमें डिवाइड करने में दिक्कत होगी। तो इसको भी ऐसे छोड़ दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 14 चौके 56, 4 तिया 12। तो यहाँ पे मैंने 314 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी आंसर आएगा 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 12 6 72, 7 12 5 60 67, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 कम 12 3 15। और 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 2 जीरो का मतलब ये है कि पीछे से 2 संख्या से पहले, 2 रकम से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो कहने मतलब 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है अपना सेक्टर का आंसर। ठीक है, सेक्टर का एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्राइंगल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है एग्जाम्पल में भी। हमने क्या करा, ट्राइंगल को अलग से बना दिया, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल में, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आपको फीडबैक देना हो तब भी अपना कमेंट करना। 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसका मतलब क्या होता है कि आपने सामने वाली भुजा पर एक 90 डिग्री की एक लाइन खींची है। ठीक है, तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो हमारा ओ डी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी के ऊपर लंब डाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कभी दो इक्वल साइड से एक 90 डिग्री की लाइन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो सामने वाली जो साइड होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, और जिस एंगल से हम ड्रॉ करते हैं ना परपेंडिकुलर, उसको भी 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये कैसे है, तो अभी मैं पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए, तो मैंने लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी। तो ए ओ डी और बी ओ डी में जब देखोगे, देखो ए ओ डी में 90 कौन है अपना, ये तो क्या बोलोगे ए डी ओ। तो इसमें ए डी ओ अपना 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में बी डी ओ ये क्या है अपना 90 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पर उसके हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड को या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि जो मैंने अभी बात बोली कि जब भी कभी हम दो इक्वल साइड से, मतलब या तो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जिसको हम बोलते हैं समद्वि बाहु, जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, क्या तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो जब भी कभी दो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं
उस पर उन दो इक्वल साइड से आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल्स भी बराबर होते हैं और ये साइड्स भी आधे आधे आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 90 ले लिया और यहाँ पे साइड जो है ये क्या है, आपस में गिवन है, ए ओ बराबर बी ओ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है। ये हो गया अपना रेडियस और ये हो गया अपना 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब तीसरा क्या है, तीसरा कॉमन है, ओडी। ओडी जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। तो जब भी कभी दो ट्राइंगल में तीन चीज़ मिल जाती है, तीन चीज़ मतलब साइड एंगल साइड एंगल ट्रिपल एस है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इनमें से कोई सा भी रूल अगर आप लगाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल लिया है, राइट एंगल सामने हाइपोटेनस लिया है और एक साइड लिया है। तो यहाँ पे हमने RHS रूल के जरिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके, ये 6 चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT। ये मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में भी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कभी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है AOD और इसमें ये एंगल आ रहा है BOD। तो AOD और BOD मैं यहाँ पे इसको बराबर कर सकता हूँ। ऐसे ही इस ट्राइंगल में AD और ये BD, AD और दूसरे ट्राइंगल में BD, इनको भी मैं बराबर कर सकता हूँ। और रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों साइड आपस में बराबर है। लेकिन मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है हमारा इसको निकालना, इसके एरिया को निकालना। अब चलो एरिया निकालते हैं। तो एक तो ये याद रखो कि अपना जो सेक्टर का आंसर आ रहा है वो कितना है, 150.72। ठीक है, अभी काम पड़ेगा इसका। चलिए देखिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अब इसका एरिया निकालते हैं। तो उससे पहले जरा देखिए, अभी हमने क्या दिखा दिया कि ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, देखिए ये टोटल कितना है 120, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 60 है ना। तो दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये 60 डिग्री है, 60 ईच। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर मैं AOD ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल AOD, अगर मैं AOD की बात कर रहा हूँ और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये साइड। ठीक है, वही सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट। तो मैं बेस निकाल रहा हूँ और बेस निकालने के लिए मुझे ये दोनों साइड पता होनी चाहिए और हाइट निकालने के लिए मुझे OD पता होना चाहिए। तो पहले मैं AD निकाल रहा हूँ। तो देखिए इस ट्राइंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये मैंने AOD को ड्रॉ कर दिया। ये क्या अपना 60 डिग्री, 60 के सामने वाले क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। कहने मतलब एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। 90 के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ और जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, आधार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे ये निकालना है, ये साइड पूरी निकालनी है, पहले इसको निकाल लो। तो यहाँ पर मुझे P चाहिए और क्या गिवन है, H। तो P/H क्या होता है, P/H होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AD, और हाइपोटेनस कितना है 12 सेंटीमीटर। और जब आप काटोगे तो कितना आएगा 6√3 बराबर में AD। कहना मतलब ये है AD कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। AD कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप क्या करोगे, देखो अब इसको निकालोगे, पहले इसको निकालो, OD निकाल लो। हमें क्या निकालना है, OD, और दिया क्या है, हाइपोटेनस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है 60। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस लगाऊंगा, कॉस 60 होता है 1/2। बेस कितना है, बेस है अपना OD और हाइपोटेनस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा 6 कम 6, तो OD कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो OD निकल गया है और हमारा AD निकला है। अभी ध्यान रखना, मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ट्राइंगल के एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। यहाँ पे बेस कौन है, AB, और हाइट कौन है, OD। तो AB और OD मुझे निकालना है। OD तो निकल गया, अब AB निकालो। AB कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया कि AD और BD बराबर है ना, AD और BD बराबर है। तो जब आप AB निकालोगे, AB को आप क्या लिख सकते हो, AD प्लस BD है ना। और मुझे पता है जो AD है वही BD है ना। कितना है 6√3। ये हमने ऊपर यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, ये चीज़ प्रूफ्ड है। तो इसका मतलब ये भी 6√3 और ये भी 6√3, तो टोटल कितना हो गया। अब देखो ये √3 दोनों सेम है इसलिए जुड़ सकता है ये, तो कितना हो जाएगा 12√3। तो ये आ रहा है 12√3 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। और किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमने बेस क्या ले रखा है, बेस है AB और हाइट क्या है OD। तो बेस कितना है अपना, AB कितना है 12√3 और OD कितना है, OD है अपने पास 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, 12×3 36√3। अब आप NCERT की बुक में क्वेश्चन के लास्ट में देखिए, वहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है। √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू है 1.73। इसका मतलब 36 तो वैसे ही रहेगा, √3 कितना बन जाएगा 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मैंने आपको कैसा बता रखा है इसको, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 173 और 36,
6 तिया 18, 6 तिया 42 43, 6 कम 6 4 10, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 कम 3 4 5, तो 8 9 10 12 और ये 2 6, तो कितना आ रहा है 6228 और 2 से पहले पॉइंट है तो उसका मतलब 62.28 मतलब 28, ठीक है। तो 62.28 ये आपका क्या है एरिया है और निकालना क्या है सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट कैसे निकालोगे, देख यहाँ पे देखो, तो सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अपना सेक्टर का एरिया क्या था, देखो पे लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये आ रहा है हमारा 62.28, ठीक है, और ये आ रहा है हमारा 150.72। ओके, आधी हिंदी आधी इंग्लिश चलो देखो, तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 150.72 में से 62.28 माइनस करेंगे। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बचा 4, 14 में से 6 गया 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या अपना, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, थोड़ा सा लेंथी था पर समझने में इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको पहले सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालकर फिर ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ट्राइंगल का एरिया निकालते समय ध्यान रखिए कि बेस क्या है और हाइट क्या है, तो पहले बेस निकालो और हाइट निकालो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8 क्या बोला है यहाँ पे, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो यहाँ पे देखो एक बोला हुआ है, यहाँ पे आपको फिगर भी दे रखा है। फिगर में क्या है कि एक जो घोड़ा है ना, हॉर्स है, वो बंधा हुआ है एक कील से, एक पैग से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेप दे रखी है फील्ड की, वो है उसका जो साइड है वो 15 मीटर है, और जो रोप की लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने बोला हुआ है कि एरिया निकालिए उस फील्ड का जितने पे जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। तो पहले आप ऐसा समझिए, देखिए, तो ये है आपके पास एक फील्ड जो थोड़ा सा शेप का है, स्क्वायर टाइप, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, चलो मैं इसको सीधा बनाता हूँ। रस्सी से हॉर्स बंधा हुआ है, तो जो हॉर्स है वो कितने एरिया तक वो मूव कर सकता है, इतना ही एरिया। जैसे मान लो अगर यहाँ पर रस्सी इतनी लंबी है तो हॉर्स कहाँ होगा, हॉर्स यहाँ तक जा सकता है। अब वो यहाँ से इस रस्सी के जरिए चाहे यहाँ पर मूव करे चाहे यहाँ पर मूव करे, क्योंकि फील्ड तो इतना ही है। तो कहने मतलब ये पूरा एरिया इतने पे वो क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है, घास को खा सकता है, ठीक है, इतने ही एरिया में। आगे क्या बोला हुआ है, तो इसका एरिया निकालिए, इस फील्ड का एरिया निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है रस्सी की वो कितनी है 5 मीटर। ओके, और मुझे पता है ये कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर का जो हमारा एंगल होता है, स्क्वायर में जो एंगल बनता है कितना बनता है 90 डिग्री। इसमें सभी कितने हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दूँ ABCDE और F, यहाँ पे G। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्या, ये एक सेक्टर दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ या फिर इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये क्या है, एक सेक्टर है EG और ये F। एंगल कितना दिखा है 90 डिग्री, और रेडियस, ये रेडियस इतना, ये कितना है 5। ओके, तो जो हॉर्स है वो 5 मीटर की डोरी से बंधा हुआ है, और कितने एरिया को वो ग्रेज कर पाएगा, इतने एरिया को वो ग्रेज कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 8 का 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए रेडियस कितना है 5 मीटर, और मुझे पता है इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक 4 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है जो कि क्वाड्रिलेटर का रूप होता है। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और इसके अगर आप डायगोनल खींचते हो तो डायगोनल भी उनके बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें एरिया बोला निकालने को, तो सिंपल क्या लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर EDFG। ये क्या बन रहा है, अपना पूरा एक सेक्टर बन रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है θ/360 πr²। और इसमें r की कोई वैल्यू बोली है, हाँ बोली है 3.14। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे कि जो r की वैल्यू है ना वो सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन में बोली है, फर्स्ट में तो बोली नहीं है, ये देख रहे हो ना। तो नहीं, ये जो हमें वैल्यू दी होती है हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में दी होती है। तो क्वेश्चन का एंड हो रहा है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का एंड यहाँ पर हो रहा है। तो जो वैल्यू देख रहे हैं 3.14, ये पूरे में लगेगा, जितना भी हम 8 क्वेश्चन के जितने ही पार्ट होंगे उन सब में 3.14 लेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान कितना लेंगे, थीटा कितना है 90, और पाई का मान क्या है 3.14, तो सभी में 3.14, ठीक है, जो भी 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। रेडियस कितना है 5, हमें इस 15 से मतलब नहीं है, हमें तो इतने से मतलब है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही फील्ड कवर कर पाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखो पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा, 9 कम 9 9 चौक 36। अब कुछ हटेगा 2 से काट देते हैं, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20, फिर इस 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20।
तो नीचे बच रहा है 8 और ऊपर है 157, तो 157/8 ये है आपका आंसर। अगर इसको पॉइंट में लाओगे तो क्या बन जाएगा आपका 8 का 8, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिया, 8 9 72, कितना बच गया 5, फिर आप 0 लोगे, 8 6 48, 2 बच गया, फिर 0 लोगे 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 5 40, ठीक है। काट तो सकते हो ना, नहीं काट पाओ तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 19.625 ये आपका पहले का आंसर आ रहा है। देखिए 8 के सेकंड बोला हुआ है, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग फील्ड, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग फील्ड इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या किया है कि रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया। पहले वो 5 मीटर था, अब उसको 10 मीटर कर दिया। तो लेट्स से इसको 5 मीटर और बढ़ा दिया हमने यहाँ तक, और अब जो सेक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। मान के चलिए, ड्राइंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मान के चलिए इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ। देखिए तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने इसको बोल दिया पी क्यू और यहाँ पे आर, तो पी डी क्यू आर, पी डी क्यू और आर, यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना लेके चल रहा हूँ मैं 10 मीटर, ओके। तो मैंने क्या माना है कि जो रस्सी है वो 10 मीटर लंबी कर दी गई, और जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो कितना एरिया कवर हो रहा था, 5 मीटर लंबी रस्सी पे जो हमारा एरिया कवर होता है वो क्या था, EGF ये था, और 10 मीटर पे कितना हो रहा है हमारा PDQR। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर रस्सी को 5 से 10 कर दिया जाए, रस्सी को 5 से 10 कर दिया जाए तो ग्रेजिंग फील्ड में कितना इंक्रीजमेंट होगा, मतलब कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो 10 वाला सेक्टर कौन सा है, ये जब रस्सी को 10 मीटर कर दिया गया तो सेक्टर बन रहा है ये, और 5 वाले पे यहाँ पे ये बन रहा था। इसका मतलब पहले जो हॉर्स था वो इतने पे ग्रेज करता था, अब वो जो घास को चलेगा, जो ग्रेज करेगा वो इस पूरे पे करेगा, तो कितना इंक्रीज हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, इंक्रीज हो गया 10 मीटर लंबी की 10 मीटर लंबी रस्सी की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया। तो कैसे निकालेंगे, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर दो, तो जो इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग फील्ड जो इंक्रीज हुआ है हॉर्स के चलने के लिए वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो सेकंड निकाल रहे हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग फील्ड। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर PDQR माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर जो 5 मीटर वाइड लंबी रस्सी से सेक्टर बन रहा था उसको माइनस कर दो, EDFG सिंपल है ना। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करोगे तो जितना भी इंक्रीज हुआ है फील्ड में वो क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही रहेगा θ/360 πr² माइनस में इसका आंसर कितना आया था अपने, ये इस वाले का आंसर कितना आया था, इस वाले का आंसर आया था 19.625। तो थीटा कितना है 90, पाई कितना बोला हुआ है 3.14, रेडियस कितना है, रेडियस की बार अपने को 10 लेना है क्योंकि हम यहाँ पे बड़े वाले सेक्टर का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर, 15 से अभी भी हमें कोई लेना देना नहीं है, 15 तो पूरा साइड है, 15 से मतलब नहीं है, और माइनस क्या है 19.625। तो यहाँ से पॉइंट आएंगे 100, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 9 चौ 36, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, और ये कट के 157। अब 157/2 ये बचा ना, 157 को भी मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, तो 57 को मैं 2 से काटा है तो कितना है 78.5, और यहाँ पे है 19.625। तो जब हम 78.5 में से 19.625 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 में से 5 5, ये मैं डिटेल में इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। तो इसको कैरी दिया, मतलब 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से इसको मिला 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया तो 8, तो 6 में से 1 गया 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर। तो अगर रस्सी को 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर दिया जाए तो ग्रेजिंग फील्ड में कितना इंक्रीज होगा, वो अपना 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसके हॉर्स के लिए ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, डायमीटर है 35 mm, और ऐसे यहाँ पे 5 डायमीटर को कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए सिल्वर वायर जो कि इसमें लगाया गया है, जो कि इसमें यूज़ किया गया है, उसकी टोटल लंबाई क्या है। और सिल्वर वायर मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर कंस्ट्रक्ट किया है पाँचों, उसके जरिए यहाँ पे 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो प्रत्येक सेक्टर का, ईच सेक्टर का एरिया बताओ। तो सबसे पहले देखिए एक सर्कल है और सर्कल में 5 डायमीटर है, ठीक है। तो ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी सी इग्नोर करना। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डायमीटर है और 5 डायमीटर ऑब्वियसली बात है, डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर से होके जाए। और ये जो 5 डायमीटर है ना, ये सिल्वर वायर से बने हुए हैं, 5 डायमीटर सिल्वर वायर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या, डायमीटर ऑफ इस सर्कल। तो इस सर्कल का जो डायमीटर कितना रखा है हमें 35 mm, ओके। और रेडियस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा, सर्कल लिखो, ब्रूच लिखो जो भी, क्योंकि ब्रूच सर्कल की शेप है ये। तो 35/2 mm अपना क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द लेंथ
द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा अगर इसको इस शेप का हमें ब्रूच बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि सिल्वर वायर निकालना है कि सिल्वर वायर की कितनी लंबाई है। तो सिल्वर वायर कहाँ का लगे हुए हैं, ये जो आपको डायमीटर दिख रहे हैं पांचों, ये सब सिल्वर वायर के हैं, और ये जो सर्कमफ्रेंस है ये भी सिल्वर वायर का है, ठीक है। पूरा ब्रूच जो है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो इसका मतलब 5 इंटू में डायमीटर है ना, सारे डायमीटर क्या है, सिल्वर वायर से बने हुए हैं। तो अगर सिल्वर वायर की टोटल लंबाई निकालनी है तो पांचों डायमीटर का तुम्हें वो करना पड़ेगा, वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो पांचों डायमीटर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और साथ में और कौन यहाँ पे सिल्वर वायर का बना हुआ है, और सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस प्लस में पांचों डायमीटर, ये सारा सिल्वर वायर से बना हुआ है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना सिल्वर वायर इस ब्रूच में यूज़ किया गया है। तो 5 इंटू में 35 प्लस में सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कोई बोलिए यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू नहीं, तो क्या लिखेंगे हम 22/7। रेडियस 35/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 55 25 5 3 15 17 175 काट दो, 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35 22 पंजे 110। तो जब आप इसको ऐड करोगे टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 285 mm। इतनी लंबाई का सिल्वर वायर इसमें यूज़ किया गया है। ओके, सेकंड क्या पूछा हुआ है, सेकंड बोला हुआ है कि इसमें जो सेक्टर बन रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बन रहे हैं, और सभी इक्वल सेक्टर है। वो इस ड्राइंग से आपको लग रहा होगा कि इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये सभी सेक्टर इक्वल लेंथ के हैं। तो जब एक सेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वही आंसर सारे सेक्टर का आएगा। तो इसको हम ईच सेक्टर बोल सकते हैं, मतलब सभी का आंसर एक जैसा है। तो ईच सेक्टर का मतलब ये हुआ, प्रत्येक सेक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक का आंसर निकाल दो, किसी भी एक का। तो मैंने मान लो ये वाला सेक्टर ले लिया, ठीक है। तो सेक्टर में एंगल होता है, रेडियस होता है। रेडियस कितना है 35/2, लेकिन एंगल तो नहीं पता, तो एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल कितना होता है ये 360। पहले मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एक बात बताओ, ये कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर है, और ये एंगल कितना है टोटल 360। तो 360 डिग्री एंगल को हमें 10 सेक्टर में डिवाइड करना है। 360 डिग्री एंगल को हमें 10 सेक्टर में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक सेक्टर को कितना कितना मिलेगा, तो प्रत्येक सेक्टर को 36 डिग्री एंगल मिलेगा, है ना। और जब फिर एरिया लगाओगे तो हमें सब कुछ पता है, तो हम एरिया लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो जो आंसर आएगा सभी का आएगा, कहने मतलब वो आंसर इसका भी होगा, इसका भी होगा, ऐसे ही सबका होगा। तो फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना अपना, थीटा है 36 डिग्री, पाई 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस अपना रेडियस है 35/2, स्क्वायर है तो इसका मतलब 35/2 को 2 बार लिखना है, ठीक है। विजिबल ना, देखो 36 धाम 360, 7 पंजे 35, 2 से काटूंगा तो 11, 5 से 10 को काटूंगा तो 5 दूनी 10, तो ऊपर है 11 35, नीचे है 2 2, तो कहने मतलब ऊपर है 11 35 और नीचे है 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 583, 385/4 मीटर, मतलब मीटर नहीं है mm स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा कि सेक्टर का एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया है 385/4, ठीक है। और अगर बात करें कितना सिल्वर इसमें यूज़ किया गया है, सिल्वर वायर को कितना यूज़ किया गया है, तो उसकी लंबाई कितनी है 285 mm। ओके, तो ये आपका आंसर 9th। अब हम करने वाले हैं 10th क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है कि एक अम्ब्रेला के 8 रिप्स है, रिप्स मतलब जो तिल्लियाँ होती है ना वो है, और उसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। बोला है 2 रिप्स के बीच का जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया बताइए, ठीक है। तो जैसे कि आप ये पहले फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जो फिगर दिखा रखा है ना ये वाला, तो ये वाला मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम अम्ब्रेला को देखें तो सर्कल के रूप में, ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दिखा है ऊपर से हम देखते हैं तो कैसे दिखता है, सर्कल के रूप में, और इसके कितने पीस है 8, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 5 6 7 8। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्स अगर काउंट करोगे, रिप्स क्या होते हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको रिप्स बोलते हैं, तिल्लियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला बना हुआ है उसके 8 रिप्स है, 8 रिप्स से जो 8 रिप्स से क्या बन रहा है 8 सेक्टर बन रहे हैं, और ये कैसे सेक्टर है, इक्वल सेक्टर है। तो सभी का आंसर एक जैसे ही आएगा, ईच सेक्टर कह सकते हो। अब हमें क्या बोला है, सेक्टर का एरिया निकालो। अगर मान लो मैं एक सेक्टर लेता हूँ तो इसमें एंगल पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, है ना, हाँ ठीक है 45 सेंटीमीटर, पर एंगल तो नहीं पता, तो एंगल कैसे निकालोगे देखिए। और यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच में एरिया बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेक्टर या ई सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच, रेडियस ऑफ सर्कल, सिंपल रेडियस ऑफ सर्कल 45 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल
ऑफ ईच सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का एंगल क्या होगा, सेम वही चीज़। ये टोटल कितना होता है 360, 360 को 8 सेक्टर के बीच में डिवाइड करना है, 360 डिग्री एंगल को 8 सेक्टर के बीच में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक सेक्टर को कितना मिलेगा, 8 से 32, 40 को दिया 8 पंजे 40, 45 डिग्री। ओके, तो हम निकाल रहे हैं एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो दो अम्ब्रेला की जो दो तिल्लियाँ हैं, उन तिल्लियों के बीच में जो एरिया बनेगा उस एरिया का हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये दो तिल्लियाँ हैं, तो इन दो तिल्लियों के बीच में जो एरिया बन रहा है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो ये क्या एक सेक्टर ही है, तो सेक्टर का ही फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे हम, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या अपना 45, रेडियस कुछ बोला है, रेडियस इसमें सॉरी मतलब पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखा, तो 22/7। रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसको 2 बार लेंगे। काटी जरा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 8 40। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है नहीं, क्या क्या बचा अपने पास बचा है 11, 45 इंटू 45, 4 गुणा में 7। 45 का जब स्क्वायर करोगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके पीछे 5 आता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का जो नेक्स्ट नंबर होता है से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है, 4 पंजे 20, शॉर्टकट है। और ये 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है, 5 का 5, 5 2 7, 2 0 2, 0 2 2 और 2 के आगे कुछ नहीं है, तो ये 2 का 2, तो 22 275। तो पहले मैंने क्या करा, 45 का स्क्वायर, फिर 11 से मल्टीप्लाई। ये मैंने मैथ्स ट्रिक में वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको मैथ्स शॉर्ट ट्रिक का, वहाँ से आप देख लो। मैंने आपको पूरा बता रखा कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स लगा कर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 क्या है 28। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ये किसमें, सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, या कह सकते हो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, कितना मिलेगा आपको 22/275/28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में 12.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जब तक के लिए इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसको अच्छी तरह रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो 10 तक करा दिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।